नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये फिर कोई बीजेपी का कोई एमएलए तेलंगाना से कोई टी राजा सिंह फिर जो है वो इस्लाम पंथ पर आक्रमण किया। ये सिलसिला बीजेपी का बंद नहीं हो रहा है और मोदी जी का इस तरह से कहना कि सबका साथ सबका विश्वास, वो भी पाखंड नहीं बंद हो रहा है। हालांकि जब ये घटना आती है तो वो उसको सस्पेंड कर, उसको टी राजा को सस्पेंड कर देते हैं और तेलंगाना की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। फिर क्या होता है कि 14 दिन के रिमांड पर जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से उसको जमानत मिल जाती है। ये सब नौटंकी वो चलती रहती है और ये गंभीर विषय है। इस विषय को और गंदा करने वाले कुछ इसके समर्थक, हालांकि कोई समर्थक तो नहीं मिला, लेकिन इस स्थिति को और गंदा करने वाले, उलझाने वाले और फिर इस तरह की जो आग लगाई जाती है उसमें और घी डालने वाले जो कि ऐसे अवसरों की तलाश में होते हैं, वो सामने दिखने लगते हैं। और अभी जो ये समाचार मिला कि शायद आज से वो देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने वाला राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो या देश जोड़ो का कोई अभियान चेन्नई से शुरू करने वाला है। तो यह देश जिसको जोड़ने की बात कर रहा है उसकी असलियत तो अभी सामने, अभी आगे उसकी असलियत आगे जो है उसको आईना दिखाते हुए बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रकरण हुआ टी राजा सिंह विधायक तेलंगाना भाजपा का जो उसने किया है, एक ये घिनौना जो है कुकृत्य जो है, इसके संबंध में उसी राहुल के जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस पार्टी का एक नेता है रशीद खान, तो वो इसी तरह की परिचर्चा में बैठा था। वो टीवी चैनल के उस परिचर्चा में ही कह रहा है कि मैं जो है उसका घर फूंक आऊँगा।
जो है मैं अपने जो हमारे रसूल हैं, जो हमारे नबी हैं, उन पर ऐसा कहा है, तो मैं टी राजा का मैं घर फूकूंगा। अब उसकी हिम्मत देखिए, और हिम्मत के पहले उसका जो है वो आशय, उसके मन में छिपा हुआ जो शैतान है, उसको देखने की जरूरत है। वो शैतान जो है हर एक जीएनपीसी के जितने भी सभा सालार हैं, कांग्रेसियों के जितने सभा सालार हैं, जो है तो वह जो है इसी तरह का नमूना है। तो अब काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई कि एक तो टी राजा सिंह ने गलती किया, फिर आप कह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर कह रहे हैं कि हम तो उसका घर फूकेंगे। और फिर जानते हैं कि इस देश में तुरंत जो है एक गिरोह खड़ा हो जाता है, वो यानी वो सर काटने वाला या सिर तन से जुदा, पता नहीं कुछ इसी तरह के मुहावरे के साथ होता है। तो सिर काटने वाला जो है, इस तरह से जो कुछ प्रदर्शन भी हुआ, उसमें ये राशिद खान जो है उसका समर्थन कर रहा था। सवाल इस बात का है कि राशिद खान ने जो है इस जीएनपीसी के चरित्र को उजागर किया है कि जब भी इस तरह की समस्या आती है, जब भी इस तरह की गंदगी या आग लगाई जाती है, हमेशा उस आग को और बढ़ाने का और उसमें घी डालने का ये चरित्र रहा है जीएनपीसी का, कांग्रेस का और पूरी उसकी पार्टी का। तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें। और जहाँ तक बीजेपी का चरित्र है, उसका ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। वो नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निकाल दे, टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दे, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा यह है कि ये सिलसिला बीजेपी की ओर से बंद नहीं हो रहा है, ये विषय है। और बाकी वो शराब के ठेके में वो आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार ने क्या लूटपाट की, क्या भ्रष्टाचार किया, कुछ लोग कहते हैं अनियमितता किया। इसी पर जो है हमारे देशवासियों के दिमाग को उलझाने की एक साजिश चल रही है, बीजेपी के द्वारा भी और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि ये केजरीवाल शराब के ठेके के बहाने देश को लूटने वाला, हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों को लूटने वाला एक वो भ्रष्टाचारी ही नहीं है। सबसे पहले वो इस देश का दुश्मन है, इस देश का गद्दार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थक है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, और राष्ट्रवाद का तकाजा है कि जब कोई शख्स खुलेआम ऐसा कहे कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो किसी और मुद्दे की अहमियत उस राष्ट्रवादी के लिए नहीं होती। सिर्फ एक ही मुद्दा कि भाई यह देश का दुश्मन है, यह देश का गद्दार है। लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। लेकिन बीजेपी वाले एक शब्द भी नहीं बोलते, सिर्फ उसके भ्रष्टाचार के को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बस बहस कर रहे हैं। दूसरा मुख्य विषय यह है, बीजेपी के लोग कदाप नहीं कह रहे हैं कि भाई ये शराब जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक कोढ़ है, एक कलंक है, एक अभिशाप है।
तमाम सामाजिक बुराइयों का वो स्रोत है, उसकी जड़ है। और विशेष करके हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए सबसे दुखदाई, सबसे कष्टकारी और सबसे बड़ा अभिशाप हमारे गरीब भारतीय भाई बहन। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि इस शराब की लत के कारण जो गरीब भारतीय भाई बहन, जो गरीब भारतीय भाई बहन का जो परिवार है, जो उसका जो मुखिया है, मान लीजिए कोई वो रिक्शा चलाने वाला है, जो भी कमाई रहती है दिन भर की, और जिस कमाई पर उसके परिवार का पेट जो है वो पलने वाला है, वो सारी कमाई जो है वो फूंक के आता है शराब में और नशे में धुत हो करके वो आकर परिवार में झगड़ा करता है, मारपीट करता है, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है। इसकी जड़ में कौन है? शराब। तो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा अभिशाप है। और कुछ लोग कहने के साथ शराब यदि आप बंद कर देंगे तो वो तभी खरीदेंगे। पहले आप बंद तो करिए, और बंद करने के बाद फिर यदि लत वाले दिखेंगे तो जागरूक करिए, उसको फिर पकड़िए। मानता हूँ लत या आदत थोड़ी मुश्किल से छूटती है, लेकिन चारों ओर से नाकाबंदी यदि की जाएगी तो अच्छे से अच्छे की आदत छूट सकती है। लेकिन हाँ, और यह पूरे समाज का दायित्व बनता है। और ये तो समाज के और हमारी आवाम के, हमारी गरीब आवाम के ये सब शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी वाले और सभी पार्टियां जो कि एक शब्द नहीं बोल रही हैं कि भाई इस शराब का सेवन ही इसकी शराब का सेवन ही बंद होना चाहिए। ये तमाम सामाजिक बुराइयों की जड़ है, चरित्रहीनता की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडल्ट्री, उसकी जड़ है। और जितनी भी अमानुषिक जो हमले होते हैं उसकी भी जड़ है ये शराब का सेवन। तो यानी सामाजिक बुराई को बेच करके ये केजरीवाल जो है वो बेच करके अपने को आम आदमी की पार्टी कहता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर करें इस बात पर कि विचार विमर्श या बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भाई ये शराब का सेवन कतई जो है किसी भी हालत में, हर हालत में बंद होना चाहिए। इसलिए कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप और बहुत बड़ा कलंक है। तो इस पर चर्चा न हो करके, इस मार्मिक विषय पर चर्चा न करके या इधर से ध्यान हटाने के लिए ये बीजेपी वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले वो बस उसकी शराब नीति पर, उसके भ्रष्टाचार पर वो उलझाए हुए हैं। और इसमें एक विशेष बात और, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई ये केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये छाती तान के कह रही है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी के लिए कट्टरता की आवश्यकता नहीं होती। ईमानदारी के लिए कट्टरता की आवश्यकता नहीं होती है। कोई आदमी कोई आदमी अपने वो से वो ईमानदारी का दम नहीं भरता है। यही कहता है भाई हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ये काम करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टरता तो जो है एक तो जो कट्टरवादी
आतंकवादी, कट्टर धार्मिक जो है या पांथिक कट्टरता होती है, और भाषाई कट्टरता होती है, जातिगत कट्टरता होती है, सांप्रदायिक कट्टरता होती है, प्रांतवादी कट्टरता होती है। तो कट्टरता हमेशा बुराइयों के साथ वो चिपकी रहती है। वो ईमानदारी जैसे यानी गुण के साथ कभी नहीं रहती कि हम कट्टर ईमानदार। तो इसी से पता चलता है कि ये सब कितने आम आदमी पार्टी वाले, अब विशेषकर केजरीवाल और उसका जो शिष्य है, चेला है मनीष सिसोदिया, कितने धोखेबाज हैं, जो है वो धोखेबाज हैं अपने समाज के प्रति। तो इस बात को भी खास करके हमारे दिल्ली में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको भी गौर से सोचें कि ये एक तो निरा झूठ बोलने वाला और हमेशा झूठ बोलने वाला, और झूठ बोलने में कभी कभी तो जो है वो राहुल गांधी और जीएनपीसी के लोगों से भी आगे ये निकल गया है। और इन्हीं तरह के और उसी झूठ बोलने की अपनी आदत के चलते बोल रहा कि कट्टर ईमानदार। तो कट्टरता हमेशा बुराई के साथ होती है। यानी कट्टरता ही जो है आतंकवाद को जन्म देती है, कट्टरता ही जो है वो अलगाववाद को जन्म देती है। और धार्मिक या पांथिक कट्टरता वो इस देश के लिए काफ़ी वो घातक है। कोई भी कट्टरता हो, पांथिक कट्टरता हो, सांप्रदायिक कट्टरता हो, या और जातिवादी या जातिगत कट्टरता हो, प्रांतगत कट्टरता हो, कोई भी कट्टरता हो, वह इस समाज के लिए घातक है। उस शब्द को ये सब झूठ बोलने के अंधेपन में कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन इनको ठीक से पहचानने की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अब विशेष करके दिल्ली के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, पंजाब के भारतीय भाई बहन हैं, और उसमें भी विशेषकर गुजरात के भारतीय भाई बहन और हिमाचल के भारतीय भाई बहन इसको विशेष रूप से देखें। और जहाँ की ये पाँव जमाना चाहता है, इसके पहले जो चुना हुआ था इस साल के शुरुआत में, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में इसकी जमानतें जब्त हो गई थी। वहाँ भी ये पाँव जमाना चाह रहा था, लेकिन इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में ये इस पार्टी की जो कि वहाँ पर पाँव जमाना चाह रहा था, वहाँ पर इसकी जमानतें जब्त हो गई थी। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि सिर्फ जमानत जब्त होने से बात नहीं बनती है। यह केजरीवाल इस देश का गद्दार है। तो देश को बचाने का ये तकाजा है कि इस तरह की पार्टी को एक वोट भी न मिले। एक वोट भी मिलना इस मुल्क के लिए कलंक है। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है, जमानत जब्त होने पर तमाम वो अमित शाह वगैरह जो है काफ़ी जो है वो अपना सीना चौड़ा कर रहे थे और इस तरह का वक्तव्य भी दे रहे थे लोकसभा में या राज्यसभा में। हाँ, वो संजय सिंह जो है के वक्तव्य के जवाब में। लेकिन भारतीय जनता दल का कहना है कि अब इस आम आदमी पार्टी को एक वोट मिलना भी जो है इस देश के लिए कलंक है। तो यही संवेदना और यही पहचान हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन, हमारे हिमाचल प्रदेश के भारतीय भाई बहन, और वही पहचान और वही संवेदना बने कि यह देश के लिए अभिशाप है, हमारे राष्ट्र के लिए अभिशाप है और राष्ट्र के लिए घातक है
इस रूप में जो है उसको माकूल जवाब दें। लेकिन देखने में आ रहा है कि अभी भी बड़े बड़े हाल में ये भाषण कर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। यही यानी सारे कष्ट की जड़ है। ऐसे जो हमारे भारतीय भाई बहनों का जो इस तरह का जो तबका है, क्या उसको मालूम नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थक है। इसकी और भी गद्दारियों के नमूने हैं। तो जहां देश का सवाल है, बाकी और मुद्दों की यानी कोई अहमियत नहीं। जब देश का गद्दार हो गया तो इसको सच्चे रूप में तो ऐसे गद्दारों को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। मान लीजिए ये निकम्मा किस्म के राष्ट्रवादी हैं मोदी और बीजेपी वाले, लेकिन ये हम अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये अपेक्षा करता है, भारतीय अवाम का गद्दल, कि कम से कम इसको शून्य वोट दे करके, एक भी वोट न दे करके इसको देश से बाहर किया जाए। देखिए, जब तक देश के दुश्मनों को नष्ट में नाबूद नहीं किया जाएगा और उनको देश से बाहर नहीं किया जाएगा, हमारा ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष सुरक्षित नहीं हो पाएगा और ये महफूज नहीं हो पाएगा और सुकून भी नहीं आएगा। ये सुनने में आया कि ये राहुल गांधी शायद आज से जो चेन्नई से भारत जोड़ो का कोई अभियान या यात्रा करने वाला है। हमारे देश के हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और विशेष करके जिन क्षेत्रों से ये गुजरने वाला है, उन क्षेत्रों के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको काले झंडे दिखाएं और माकुल इसको आईना दिखाएं कि तुम लोग जिन्होंने इस देश को बांटा हो, जिन्होंने इस देश का विभाजन किया हो और उस विभाजन के चलते इन सबों ने, और वो जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, सत्ता हथियाने के लिए, अपने सत्ता हथियाने के हवस को पूरा करने के लिए हमारे देश के 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया। 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े और उस पाकिस्तान को बनाया जो कि भारत विरोधी विदेशी ताकतों के गोद में बैठ करके हमेशा भारत को दुख देता रहे और चाकू वो चलाता रहे, खून बहाता रहे भारत का। वो आज उसके मुंह से भारत जोड़ो का के शब्द निकलते हों तो समझ जाइए, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि ये कितने बड़े घातक हैं। देश को तोड़ते हैं और मुंह से निकालते हैं, अभियान चलाते हैं भारत जोड़ो का। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और उन क्षेत्रों के, विशेषकर उन क्षेत्रों के आदरणीय भारतीय भाई बहन जिन क्षेत्रों से ये गुजरने वाला है, इसके सामने आईना दिखाएं, काले झंडे दिखाएं कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो है इस देश को बांटा, इस देश को ही नहीं बांटा, जो बटे हुए भारत का फिर एक हिस्सा दुश्मन चीन को दिया। फिर इसी राहुल गांधी के बाप के नाना ने चीनी सेना को घुसवाया भारत के क्षेत्र में
वो भी एक विश्वासघाती धोखेबाजी नारा के तहत हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई जो है वो एक विश्वासघाती और धोखेबाजी वाला नारा जो है वो चीन के प्रधानमंत्री चाओ चाओ बुलाकर वो नारा दिलवाया, और उस नारे के वो धोखेबाजी वाले नारे के मध्य ही या उसके दौरान ही इस गद्दार या इस गद्दार राहुल गांधी के बाप के नाना ने दुश्मन चीन की सेना को घुसवाया। इसके बाप के नाना ने जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को उसको मजबूर किया, या यूं कहिए कि थाली में सजा करके दुश्मन चीन को सौंप दिया, और उसने कोको द्वीप भी दे दिया बर्मा को, जिससे कि हमारे दुश्मन चीन के हाथों में लग गया, और वो हमारी सुरक्षा के लिए खासकर अंडमान में जो हमारा जो नौसेना है उसके लिए एक खतरा वो बना हुआ है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बना हुआ है। और इसकी बेटी इसकी दादी, इसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना, वो बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था, तो ये गद्दार इंदिरा गांधी मिलने नहीं दिया। तो इस तरह से हमेशा देश को तोड़ने वाले, और फिर उसने कच्चा तीवू एक द्वीप है उसको ये गद्दार इंदिरा गांधी ने वो श्रीलंका को दे दिया, और शायद 2 बीघा या 4 बीघा करके कोई गांव है यहाँ, वो भी जो है वो बांग्लादेश को दे दिया। और इसके बाप के नाना ने प्रांत माने अपने देश में राज बनाने के नाम पर सभी राज्य जो है भाषा के आधार पर, तो भाषाई कट्टरता जो है इस देश के लिए दुश्मन तो बनी ही थी। अब जब भाषा के आधार पर ही जो प्रांत बनवाया है, भाषा के आधार पर इस गद्दार नेहरू ने जो इस गद्दार राहुल गांधी के बाप का नाना था, तो भाषा के आधार पर वो प्रांत बनवाया। और आज इस समय भाषाई कट्टरता के साथ प्रांतीय कट्टरता भी भारतीय एकता के लिए और भारत के लिए बहुत ये खतरनाक दुश्मन बनी हुई है। और इस पार्टी ने, इस जेएनपीसी ने और भी तरीकों से हमारे भारतीय समाज को, हमारे देश को छिन्न भिन्न किया हुआ है। और आज उसके मुंह से और उसके मुंह से ये भारत जोड़ो का ये उच्चारण निकल रहा है, वो भारत जोड़ो बोल रहा है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको ठीक से आईना दिखाएं, काले झंडे दिखाएं, और इसको सबक सिखाएं। जरूरत इस बात की है। देश के तोड़ने वाले यदि इस तरह से दम भरेंगे जो है वो भारत जोड़ने के लिए, तो हर डकैत बोलेगा कि हम जो है वो सदाचारी हैं, आपके जो है वो हितैषी हैं। इस तरह का वातावरण जो है वो चल पड़ेगा, और वो वातावरण चल पड़ा। आकंठ में डूबा हुआ ये केजरीवाल कह रहा है कि हम वो कर रहा है, और उसका चेला मनीष सिसोदिया कह रहा है कि हम
कट्टर ईमानदार हैं। तो इस तरह का एक प्रचलन चला है कि अपराध करो और जो है उस अपराध के विपरीत सच्चरित्र होने का वो भाषा बोलो। ये बीजेपी कभी भी, जो अभी भारतीय जनता दल ने बता रहा था कि ये देश को तोड़ने वाली, और जिसने देश को बांटा हो और जिसके बाप के नाना ने जो बचा हुआ भारत था उसका भी हिस्सा जो है दुश्मन देशों जैसे चीन को देने वाला, आज उसके मुंह से भारत जोड़ो का उच्चारण निकल रहा है। तो अब इसी के देखा देखी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। फिर ऐसा भी ट्रेंड चलेगा कि गांव गिराज में जो गांव पर जो डकैती डालते हैं तो वो डाकू कहेंगे कि भाई हम आपके हितैषी हैं। फिर हमारे जो बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन पर जो अमानुषिक अत्याचार करते हैं या जिसको आप लोग बलात्कार या रेप करते हैं, ऐसा करने वाले वो कहेंगे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस तरह का एक गलत प्रचलन जो है चल पड़ेगा यदि ऐसे देश के दुश्मनों को माकूल जवाब न दिया गया। देश के दुश्मनों को, राहुल गांधी जैसे देश के दुश्मनों को, केजरीवाल जैसे देश के दुश्मनों को माकूल जवाब न दिया गया तो, और ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं और ये पूरा इस पर वो है, यकीन है कि ये बीजेपी इस तरह से चाहे जेएनपीसी हो चाहे या आम आदमी पार्टी को जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो तो जो भी इसका बीजेपी का विरोध है, चाहे आम आदमी पार्टी से हो चाहे इसके जेएनपीसी से, वो विरोध जो है सिर्फ जो है वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, दिखावा है, पाखंडी है। जबकि राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का तकाजा है कि ऐसी ताकतों को नस्ल में नाबूद करना है। वो कभी भी बीजेपी वाले केजरीवाल को गद्दार नहीं कहेंगे। कभी भी बीजेपी वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई ये शख्स वो है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थक है और इसलिए यह देश का गद्दार है, ये नहीं कहेंगे। वो झूठ मूठ की बातों पर सिर्फ वो भ्रष्टाचार का वो दिखाएंगे, हाईकोर्ट का आदेश दिखाएंगे और वो उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखाएंगे। तो इसी तरह से तो ये जो है बीजेपी वाले देश के दुश्मनों को पालने वाले हैं, सिर्फ सत्ता के लिए कि इनको दिखाएंगे, चुनावी माहौल बनेगा उनके पक्ष में, सत्ता में एक काबिज रहे। तो इस तरह की जो घिनौनी सोच है बीजेपी की, और बीजेपी को भी शिकस्त से नहीं, बीजेपी को भी नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये फिर से भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और उन क्षेत्रों के आदरणीय भारतीय भाई बहनों जिन क्षेत्रों से वो गद्दार राहुल गांधी, देश को तोड़ने वाला राहुल गांधी, देश से दुश्मनी करने वाला राहुल गांधी गुजरने वाला, ये भारतीय जनता दल स्पष्टतः अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कहना चाहता है। और जो है इन बीजेपी वालों को भी पहचानिए कि ये बीजेपी वाले कभी भी देश को तोड़ने वाले उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को गद्दार तक नहीं करते हैं, ये हालत। और
जो ये पाखंडी किस्म का जो 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 अभियान चलाने को जो अभियान चला रहा है ये राहुल गांधी, उसको राष्ट्रवादी की भाषा में, देशभक्ति की भाषा में जवाब देने को तैयार नहीं है। तो हमारे देखिए ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बीजेपी को भी ठीक से पहचाने, और इनको ठीक से पहचाने की बहुत आवश्यकता है। इनका राष्ट्रवाद मतलब अब हम क्या कहें कि वो बिल्कुल झूठा ही नहीं बल्कि एक विश्वासघाती टाइप का है कि मुखौटा पहने हैं। राष्ट्रवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देशभक्ति भी महत्वपूर्ण है। इन इतने महत्वपूर्ण और मार्मिक पहलुओं को इन समूह ने जो है किस कदर उसका दुरुपयोग किया और किस कदर गंदा किया है। नाम लेंगे राष्ट्रवाद का, और देश के दुश्मनों को किस साजिश से ये बचाते हैं। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन वो गौर से देखें, गौर से देखने की आवश्यकता है। और देखने में लगता है और इनके चाल चरित्र को देखने में लगता है कि ये जीएनपीसी के ही वो पद चिन्ह पर गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज के ही पद चिन्ह पर चलते हुए उसी की सारी बुराइयों को लिए हुए हैं। झूठ बोलना और कोई लोकप्रिय मुद्दा हो तो उसकी नकल करना, ये इन समूह की आदत हो गई है। भारतीय वामता का दल बराबर कर रहा है। अच्छा, उस जो कल परिचर्चा हो रही थी उसके संबंध में टी राजा सिंह जो विधायक था तेलंगाना, तो उसमें जो राशिद खान था तो उससे जब पूछा गया कि आपके लिए वो देश पहले है कि आपका जो इस्लाम पहले है, वो तो धड़ल्ले से बोला कि भाई हम पहले वो इस्लाम को मानेंगे और देश बाद में है। कोई नहीं बोला कि भाई कि इस तरह से बोलने वाले कि जिनके लिए पहले इस्लाम हो, जिसके पहले वो हिंदुत्व हो, या पहले माने वो ईसाई पंथ हो या सिख पंथ हो, वो तुरंत इस देश से निकल जाए। इस देश में वही रहेगा जो इस मुल्क की अहमियत सबसे ऊपर रखेगा। सबसे पहले देश, अपना मुल्क, इसके बाद अब अपनी आवाम, और इसके बाद जो कुछ भी आप मानते हैं। ऐसी इस तरह की सोच वाले, इस तरह का माने वो और इस तरह का दावा करने वाले और इस तरह के विचार रखने वाले ही इस देश में रहें। इस देश में वही रहें जो कि अपने देश को, मुल्क को सबसे ऊपर, और उसके बाद अवाम, इसके बाद जो कुछ भी वो समझते हैं। लेकिन वो छाती तान के बोल रहा था। और तो इसके कई संकेत हैं कि ऐसे लोगों को ही ये टीवी चैनल वाले बुलाते हैं, और ऐसे लोगों की भरमार है इस देश की गद्दार और इस देश की दुश्मन जीएनपीसी में, जो कि अपने पंथ को देश से ऊपर रखते हैं। और जिस देश में लोग अपने देश को अपने पंथ के नीचे रखें, गीता, कुरान, रामायण से नीचे रखें, निश्चित है कि ऐसे तत्व जो है देश के लिए या इस मुल्क के लिए, खास करके भारत के लिए, वो
वो सबसे बड़े खतरे हैं। इस तरह की संवेदनशीलता और इस तरह का प्रश्न हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और इन नेताओं से भी पूछें। और ये बीमारी इसी रूप में नहीं है। वो तो खैर जो उसके मन में था, जो राशिद खान के मन में था, उसने कह दिया। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं और किस तरह के तत्व को वो छोड़े हुए हैं। इस देश के महत्व को और इस देश की सर्वोच्चता को किस तरह से नीचा दिखाते हैं बीजेपी वाले। कहते हैं कि इस राष्ट्र से भी ऊपर वो हमारा जो है पुरातन हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, राष्ट्र से भी ऊपर। और उसीलिए ये जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो इनका एक बहुत चालाकी भरा और शातिराना जो इनका उपाय है, सिर्फ इसी उसका लबेलुबा भी यही है कि राष्ट्र की सर्वोच्चता के ऊपर वो अपने जो है वो सनातन को रखते हैं। तो ऐसे लोग भी, इस तरह की सोच के लोग और इस तरह के विचार रखने वाले लोग और इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग इस मुल्क के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो भारतीय जनता दल बराबर सिखा रहा है कि भाई यह देश हमारा मुल्क भारत है और सभी लोग इस देश में रहने वाले भारतीय हैं। सर्वोच्चता देश की है, भारत की है और अपनी आवाम की है। इसके बाद फिर जो भी मान्यताएं हैं, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है, गीता है, रामायण है, कुरान है, उसके बाद लेकिन सर्वोच्च हमारा देश है। इसके बाद हमारी आवाम। और भारतीय जनता दल तो ये कह रहा है कि यदि इसका शासन आता है अपनी आवाम के आशीर्वाद से, तो यही चीज लोगों के दिमाग में डालेगा कि आपके लिए मुल्क जो है सबसे ऊपर, सर्वोच्च, आवाम भी सर्वोच्च, इसके बाद कुछ भी। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे फिर भी अपनी चलाएंगे तो उनको देश के बाहर कर देगा भारतीय जनता दल, स्पष्ट रूप से। क्योंकि हमको या भारतीय जनता दल को या इस देश की जनता को इस देश को सुरक्षित रखना है, अपनी आवाम को सुरक्षित रखना है। इसके बाद वो आपका पंथ है, फलाने है, ढेकाने है, कुछ भी है, तो वो उसको लेकिन पंथ के नाम पर देश को नुकसान पहुंचाना ये कतई जो है भारतीय जनता दल को, और मैं समझता हूं कि ये हमारी आवाम को भी वो बिल्कुल कबूल नहीं है और बिल्कुल मंजूर नहीं। और ये दोनों के दोनों, बीजेपी भी ये वो खतरनाक खेल रही है, अपने भी खेलती है और पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे गद्दारों से भी बड़ी सफाई से कहलवाती है। पुष्पेंद्र कुलशेष के तर्क जरा सुनिए कि देश से भी ऊपर हमारा जो है वो जो सभ्यता है, वो जो हिंदू सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कृति, इसकी बात करता है। यानी हमेशा राष्ट्र को वो नकारता है, देश के संविधान को नकारता है। तो हमारे देश के लोग, और खास करके जो इसके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इसको ठीक से पहचाने। और भारतीय जनता दल ने तो बराबर कहा, बराबर कहेगा और अपेक्षा भी करेगा कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो चुप न रहें। देखिए चुप्पी भी इस तरह के तत्व जो है वो कमजोरी समझते हैं कि भाई कि जो पुष्पेंद्र कुलशेष कर रहा है, यानी कोई न कोई विरोध करने वाला है, न कोई कहने वाला है, तो जो कह रहे हैं वो सही है।
इस तरह का भ्रम भी जो 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 इस तरह के भ्रम जो पाले बैठे हैं, ये देश के दुश्मन जो ये देश के दुश्मन पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ भी और असदुद्दीन ओवैसी भी, ये लोग भी। तो हमारे भारतीय भाई बहन वो जो है इस विषय में गंभीर हों कि पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ को, विशेषकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसको माकूल जवाब दें, इसकी सारी हरकतों के कारनामे को पस्त करें, इसकी सभाओं को जो है शून्य करें और बोलें कि तुम गद्दार हो वो इस देश के। जब तक हमारी आवाम थोड़ी सी संगठित होकर के थोड़ी सी दृढ़ नहीं होगी, ये हमारी आवाम की को कमजोरी ये समझते रहेंगे। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो तो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता दल को जो बता रहा है उसके अनुसार कुछ जागरूकता आ रही है, लेकिन सिर्फ जागरूकता थोड़ी बहुत से कम नहीं चलेगा। दृढ़ होकर के, जैसे कि ये तौकीर रजा है, जो कि वो शफीकुर रहमान वर्क है, और जैसे वो टी.एस. हसन है, असदुद्दीन ओवैसी है, उसकी हरकतों को बोले भाई कि यह देश विरोधी हैं और देश के गद्दार है। जब तक इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की दृढ़ता और इस तरह का जो है माकूल जवाब आप नहीं देंगे, तो वो आपकी कमजोरी समझेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो इतना तो करिए, देश को अंदर से बहुत खतरे हैं और वो खतरे आए दिन आ रहे हैं। तो भारतीय जनता दल, अब लोग कहते हैं कि भाई चुनाव में आइए, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? चुनाव में आएंगे। जनता से जो जनता, जो हमारी जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी जो आदरणीय जो है जनता है, उसकी संवेदना का तो आदर करना ही है। लेकिन चूंकि हमारा देश जो है देश विरोधी ताकतों से, देश विरोधी तत्वों से बहुत ही खतरे में है, इसलिए कुछ और भी जो एहतियात, कुछ और भी सावधानी, कुछ और भी करने के लिए ये गुजारिश करता है। कोई कह रहा था कि ये जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कहते हुए सुना गया और देखा गया, यानी किसी सभा में वो कह रहा है कि हम भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जो वो कह रहा है वो तो यथार्थ है, और इसी यथार्थ को भारतीय जनता दल आज 4 साल से ऊपर हो गया इसी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कह रहा है। अब लेकिन यथार्थ के अलावा भी जो खतरनाक बात है उसको समझने की जरूरत है। अब जब ये भारतीयता की अवधारणा और उसका बर्ताव और इस देश के लिए कितना आवश्यक है, हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझना शुरू कर दिए हैं। इसको वो जो जेपी नड्डा जैसे, इसको जेपी नड्डा जैसे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जब भांप रहे हैं ये मुद्दा लोकप्रिय हो रहा है, तो इसको नकल करके भारतीय जनता दल के इस भारतीयता के अभियान को कमजोर करने का या भ्रमित करने का या इधर उधर घुमा देने का ये साजिश पर उतर आए हैं। इसी सिलसिले में ये बताना आवश्यक है कि इसी तरह की साजिश, इसी तरह की खुराफात जो है करीब 7-8 महीने पहले वो आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत, तो वो बोल रहा था कि हाँ
जो है वो एकता बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कि दोनों का डीएनए एक है। भारतीय जनता दल को तुरंत वो जवाब देना पड़ा इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कि भागवत महोदय, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता का ये विषय ही नहीं, प्रश्न, मतलब ये प्रश्न ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता का प्रश्न ही नहीं है। एकता है भारतीय एकता, जिसको ये बोला गया कि अरे भागवत बेवकूफ महोदय, जिसको आप जो है हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय है। जिसको मुस्लिम कहते हो वो भी मुस्लिम नहीं, वो भी भारतीय है। इसलिए दो भारतीयों के बीच की एकता की बात है, भारतीय एकता की बात है। और इसके बाद तो वो चुप हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं। तो अब ये सवाल है कि जो जेपी नड्डा और जिनकी पार्टी, जिनके लोग हमेशा हिंदू राष्ट्र के रट लगाते हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं। तो इनके पाखंड को और इनके झूठ को समझने की जरूरत है। जो ये कह रहे हैं जेपी नड्डा महोदय कि हम के भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो जरा सा अपने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महोदय से सार्वजनिक रूप से ही कहलवा दें कि भाई हमको, उनसे सार्वजनिक रूप से ही ये कहलवा दें कि हमको भारतीय होने पर ही गर्व है, हमको हिंदू होने पर गर्व का सवाल ही नहीं उठता। इतना ही कहलवा दे। जो योगी आदित्यनाथ बराबर ये रट रहा है कि हमको हिंदू होने पर गर्व है, हमको हिंदू होने पर गर्व है, और उसी के पार्टी का मुखिया एक अवसर के चलते एक मौका वो तलाश रहे थे, उसके अनुसार जो है आज जो है अवसरवादिता के अनुसार जो है वो आज कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। तो उनसे ये अपेक्षा है नड्डा महोदय से कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक बयान दिलवाएं कि हमको हिंदू होने पर गर्व नहीं है, और या हमको हिंदू होने पर गर्व का सवाल नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं। ये कहलवाएं पहले उससे। और उसके पहले जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी से कहलवा दें कि भाई वो भी घोषणा करें सार्वजनिक रूप से कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। और ये तो जेपी नड्डा महोदय भी जानते होंगे कि ये मोदी महोदय अपने को भारतीय नहीं मानते, अब तक नहीं मानते, न ही देशवासियों को भारतीय मानते हैं। उन्होंने जितने भी संबोधन किए हैं, उन संबोधन में एक शब्द भी भारतीय नहीं आया है। हम सब बोलते रहे हैं भाई बहनों। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी नहीं कहा। तो वो इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि न तो वो मोदी महोदय न तो वो अपने को भारतीय मानते हैं, न तो हमारे देशवासियों को भारतीय मानते हैं। आज एक अवसर के चलते और एक जो है वो जो
एक घिनौने स्तर की जो है घिनौने स्तर की अवसरवादिता का शरण लेते हुए आज JP नड्डा महोदय कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय कह रहा हूँ कुछ नहीं है। तो इस तरह का पाखंड और इस तरह की अवसरवादिता को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत ही ढंग से देखें, गौर से देखें और इनको पहचानें। इनके सभी लोग जितने भी नेता हैं दिन रात लड़ते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, दिन रात लड़ते हैं हिंदुत्व लड़ते हैं। और इनके लोग बोले हैं कि हम भारतीय हैं और जो है वो भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। इस पाखंड को हमारे देश के लोग अच्छी तरह से पहचाने और इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए एक उदाहरण वो देना पड़ेगा। जो ये GNPC दावा करती है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष कि इसने आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। ये कुल मिलाकर के मोटी मोटा बाई एंड लार्ज ये अंग्रेजी हुकूमत की ये दलाल थी, मुखबिर थी, चमचा थी। और जब कभी भी वो जेलों में जाने की बात आई तो अंग्रेजी सरकार से इनको दामादों जैसी सुविधाएं ये भोगते रहे जेलों में भी। लेवल वर्क इनका ये रहा जो एज ए पब्लिक पोस्चरिंग यानी जनता के सामने मुखौटा ही सही, तो इन्होंने कभी भी आज़ादी की मांग कभी नहीं रखी। इन कांग्रेसियों ने आज़ादी की मांग कभी नहीं रखी। क्या? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब यह है कि भाई आप माने यह देश भारत जो है कोई भी व्यवस्था आपने चलाया, डेमोक्रेसी चलाए, मोनार्की चलाए और भी जो है वो एरिस्टोक्रेसी चलाए, प्लूटोक्रेसी चलाए, ऑलिगार्की चलाए, कोई भी व्यवस्था चलाए, लेकिन अंतिम शक्ति जो है वह भारत के पास नहीं होगी, अंतिम शक्ति होगी वो इंग्लैंड के पास। इसी व्यवस्था के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया भी है और कनाडा भी है और भी 15 देश और हैं कि जिनकी अंतिम शक्ति कहाँ है। जो क्वीन है वो एलिजाबेथ II, तो ये वैसे ही मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। लेकिन हमारे जो ये अमर शहीद और राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, ये लोग इन लोगों की मांग थी कि नहीं डोमिनियन स्टेटस का सवाल ही नहीं उठता। ये पूर्ण रूप से भागे यहाँ से अंग्रेज, यहाँ से पहले हटें, ये हम पर है और हम वो निश्चित करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था होगी। लेकिन वो अंग्रेजों को कंप्लीट रूप से भागना होगा और फिर हमारे शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का किसी का भी और किसी भी अंग्रेज का या किसी भी अंग्रेजी हुकूमत का न तो कोई दखल होगा न तो कोई संबंध है उससे। तो जिसको कहते हैं पूर्ण आज़ादी। तो जब हमारे इन अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों का जो है ये राष्ट्रभक्तों के द्वारा चलाया हुआ ये मुद्दा कि हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, ये मुद्दा जनता में लोकप्रिय होने लगा। तो इसी पूर्ण आज़ादी के मुद्दे को चुराने के लिए इस कांग्रेस विशेष करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तुरंत जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। जबकि नंबर किसका था? नंबर था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सरदार पटेल का।
तो सरदार पटेल के साथ दो दो बार इसने जो है विश्वासघात किया है। सरदार पटेल के साथ ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी दो बार कि इनकी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी मुद्दा कौन, संपूर्ण स्वराज का, यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किए जाने का जब मुद्दा आया तो उसकी क्रेडिट और उसका श्रेय लूटने का जब वक्त आया, तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने वो सरदार पटेल जिनका नंबर था, जिनका वरीयता थी, जिनकी वरीयता थी वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की, उनको धक्का देकर के फिर उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया और उसी से घोषणा करवाया वहाँ लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को जो है घोषणा करवाया पूर्ण स्वराज की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज इसका मुद्दा है ही नहीं, इन कांग्रेसों का मुद्दा था ही नहीं। पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो है पूर्ण स्वराज का मुद्दा चुराया हुआ मुद्दा था हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्तों का। हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि का, उनका था पूर्ण स्वराज का मुद्दा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मुद्दा। वो मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने चुरा करके घोषणा कर दिया। अब इस तरह की चोरी का असलियत भी जरा देखिए। इन्होंने चोरी करके घोषणा तो कर दिया। 15 अगस्त 1947 को, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, हालांकि अंग्रेजों को भी भारत से भगाने में जो है इन कांग्रेसियों की या जो मोहनदास करमचंद गांधी की जो है वो लाठी वाला या 1942 का जो है वो भारत छोड़ो बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों को भारत से भागने को मजबूर किया तो सिर्फ जो है सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई जो आज़ाद हिंद फौज थी, और तो उस आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से जो 28,000 सैनिक जो है आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हो गए थे, उन आज़ाद हिंद फौज के 28,000 सैनिकों की कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के वो अंग्रेजों की सेना थी, और वो सेना में विशेष करके जो नौसेना थी नेवी, और उसका नाम था वो रॉयल इंडियन नेवी, रिन में बगावत हुई। किससे बगावत हुई? हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के। और भी जो सेना के अंग थे, ब्रिटिश सेना के अंग थे, उसमें भी बगावत का धुआं उठने लगा था। और ये बात अब खुल के आ रही है कि जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। वो जब बाद में आए शायद 1956 में, तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। ये मैं बोल भी चुका हूँ किसी YouTube के माध्यम से, जबकि वो भारत आए थे और पंजाब के नहीं इसके पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे फणिभूषण चक्रवर्ती, जब उनसे क्लीमेंट एटली से शिष्टाचार बस मिलने गए थे, तो उसने बताया था कि भाई जो सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसी के कारण जो है हम
जो है वो उसी कारण हम भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो ये सच्चाई है। ये सब उल्टा बोलते हैं कि वो गांधी और गांधी का जो है उसकी लाठी और उसका जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन सब झूठा। अब इसके बाद देखिए 1929 में जो घोषणा इन सबों ने किया, कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज की, इसके पहले भी मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। नकल करने वो नकल करने के चक्कर में इन सबों ने घोषणा कर दी लाहौर में 1929 को पूर्ण स्वराज की। लेकिन 15 अगस्त 1947 को, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, उस दिन भी भारत को आज़ादी नहीं मिली है। उस दिन भी डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, भारत को भी पाकिस्तान को भी। ये झूठ बोलते हैं। तो फिर वो अपनी असलियत पर आ गए थे, डोमिनियन स्टेटस पर। तो जो मुद्दे लोकप्रिय हो जाते हैं, तो लोकप्रिय मुद्दों को चुराने की एक आदत और परंपरा, एक इतिहास रहा है जेएनपीसी वालों का भी और जो है बीजेपी वालों का भी। तो जो हमेशा जो है वो जो हमेशा जो सांप्रदायिकता जो फैलाता हो, जो चुनावों के वक्त में 80-20 करता हो, जो जातिगत जो है वो निषाद सम्मेलन करता हो, चुनावों के वक्त में, चुनाव के समय में जो जातिगत सम्मेलन करता हो, निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, वो बात कर रहा है। उसके मुंह से निकल रहा है कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। तो इनके पाखंड को पहचानने की आवश्यकता है कि ये जब भी कोई मुद्दा लोकप्रिय होता है, इनको इससे मतलब नहीं कि ये भारतीय होना, भारतीयता जो है कितना उपयोगी है, इससे मतलब नहीं है। चूंकि ये मुद्दा जनता में लोकप्रिय हो रहा है, इसलिए उसकी नकल कर रहे हैं, या नकल कर रहे हैं, या इसको समझिए, या इसको यूँ समझिए कि उसको ये चुरा रहे हैं। और ये उसी तरह से चुरा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेसियों ने हमारे अमर शहीदों का पूर्ण पूर्ण आज़ादी का या पूर्ण स्वराज का मुद्दा वो चुरा करके वो घोषित किया था 1929 में। तो इन समूह का चरित्र, बीजेपी वालों का चरित्र लगभग वही है जो जेएनपीसी वालों का है। इसको हमारे देश के लोग जो है, हमारे यहाँ आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से पहचाने की और भी ये नकल करेंगे, लेकिन हमारी आवाम को थोड़ी समझदारी का जो है से काम लेना होगा, उसको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा कि ये हमेशा जो है नकल करना और दूसरे लोकप्रिय मुद्दा को चुराने का इनका एक हमेशा जो है वो षड्यंत्र रहता है। सिर्फ जो भारतीय ताकत दल के जो अभियान है भारतीयता का, जो कि लोकप्रिय हो रहा है, जो जिससे इनकी जो दुकान है, जो इनके सत्ता हथियाने की जो साजिश वाली जो दुकान है, वो दुकान बंद होने का खतरा है, इसलिए ऐसा ही कर रहा है। लबे भी है। सिर्फ भारतीय और हम भारतीय, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा। भारतीय ताकत दल बराबर अपने तमिलनाडु में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, केरल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, कर्नाटक में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, बराबर उनसे निवेदन भी कर रहा है और वो समझ भी रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं कि हम तमिल नहीं हैं, हम भारतीय हैं। तमिल होना उसको जो है उसका एक स्वरूप है, उसका एक प्रकार है। तो
तो तमिल होने का भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उनको समझना पड़ेगा और उनको इस एहसास पर आना पड़ेगा और आना है कि हमारी मूल पहचान भारतीयता की है और सबके सामने सबके साथ जो व्यवहार हो वो जो है भारतीयता का हो। उसके एक प्रकार या उसके एक जो है स्वरूप जो है तमिल का हो चाहे कन्नड़ का हो चाहे तेलुगु का हो, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन उसी रूप में। और ये बोलते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। सच्चाई तो यही है, इससे कोई इनकार नहीं है। और इसी की बात तो कह रहे भाई सभी लोग भारतीय हैं, नड्डा भी भारतीय है, सबसे भी भारतीय। लेकिन मुद्दा है, विषय है कि इनका व्यवहार तो आप देखिए, भारतीय तो हैं लेकिन बराबर हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व का रट लगाने वाले, उसके आधार पर वोट बटोरने वाले, उसके आधार पर बस सत्ता हथियाने वाले के मुंह से आज जो है एक अवसर के चलते, अवसरवादिता के चलते और मौका परस्ती के चलते आज बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। नड्डा महोदय जरा ये समझिए कि इसके लिए वैसा आपको आचरण करना पड़ेगा, आपके बीजेपी वालों को वैसा आचरण करना पड़ेगा। आप दिन रात जो है नुपुर शर्मा और जो है टी राजा सिंह इत्यादि से जो है समाज में नफरत भी फैलवाएंगे। पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे जो है गद्दारों से समाज में नफरत अब फैलवाएंगे। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों को पालेंगे और आप बोलेंगे कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा और जो है शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन जैसे लोगों को भी आप पालेंगे। आप बोलेंगे कि हम भारतीय हैं और भारतीय के अलावा और कुछ नहीं है। तौकीर रजा और शफीकुर रहमान वर्ग किसकी छत्र छाया में इस तरह से देश विरोधी गतिविधि और वक्तव्य चलाते रहते हैं, वो अखिलेश यादव को भी पालेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे और आप बोलेंगे कि भारतीय हैं। तो मुख्य प्रश्न है आपका चरित्र क्या है। ये और वो चरित्र जो है देश के लिए घातक है और इसी तरह इसी तरह का जो पाखंडी चरित्र है जो देश के लिए घातक है, इसी को तो देख करके उसकी हिम्मत बड़ी है गद्दार राहुल गांधी की। पूरी कांग्रेस इस देश को तोड़ने वाली, गद्दार राहुल गांधी के बाप का नाना जो है देश को बांटने वाला। पूरा इतिहास में इससे बड़ी कोई घटना ही नहीं। जितने भी युद्ध हुए होंगे, अब जरा कल्पना की, जितने भी युद्ध होंगे उसमें जो जनहानि हुई होगी, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 12,000, 20,000, 25,000, 50,000 और वो लाख से कम ही होगा। लेकिन ये जो देश को बांटा गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये जो बांटा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस देश को और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की सहायता से, उसमें 1,000 नहीं, लाख नहीं, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई। यह देश जो है वो कभी नहीं भूलेगा। इतने बड़े नरसंहार का अपराधी और फिर साजिश किया कि ये देश जो है वो जिन्ना ने बांटा। फिर साजिश किया
कि यह देश जो है धर्म के आधार पर बटा। ये भारतीय मुक्ति दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है, समझाना चाहता है, निवेदन करना चाहता है कि यह हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बटा है। धर्म के आधार पर नहीं बटा है। सत्ता की छीना झपटी, सत्ता पर काबिज होना चाहता था नेहरू और पूरी कांग्रेस को दबा लिया था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। कांग्रेस के बाहर जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग पार्टी का नेता था, उसने दावा किया था। तो उसको शांत करने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये माउंटबेटन जो अंग्रेज था, इन तीनों ने उस बेवकूफ जिन्ना के मुंह में जो है एक टुकड़ा डाला और भारतीय जनता दल उसको बेवकूफ कहेगा। जब ये अखंड भारत या पूरे भारत के प्रधानमंत्री पद का वो दावा किया था, तो कैसे वो जो है वो सिर्फ उसके एक टुकड़े पर वो मान गया और शांत हो गया। ये सबसे बड़ी उसका ब्लंडर रहा। सब भूल का खामियाजा रहा है कि इन समूहों ने देश को तो बांटा ही, देश बांटने का पूरा इल्जाम मर दिया इनके ऊपर। भारतीय जनता दल बड़ा अच्छा, इस चीज को बीजेपी वाले स्वीकारते भी हैं। बीजेपी वाले बराबर स्वीकारते हैं कि कभी कभी इनके मुंह से निकल जाता है। जैसे कि वो ये अमित शाह ने जब धारा 370 और 35 से हटाने की बात थी, तो सामने से बोला कि आपने देश को बांटा है। लेकिन अमित शाह से यह प्रश्न बनता है कि महोदय, जब आपने कह दिया कि कांग्रेसियों ने देश को बांटा है, तो फिर उसका इल्जाम जिन्ना साहब के मत्थे पर जो आप उनको फंसाना चाहते हैं बराबर जो है, तो इस तरह की साजिश में आप शामिल क्यों हैं कांग्रेसियों के? तो इन सबों की जो दोगलापंथी वाली जो नीति है इस देश के लिए बहुत घातक है। तमाम बीजेपी के नेता बोलते हैं कि इन्होंने देश को बांटा, लेकिन फिर दूसरे क्षण देश बांटने के लिए जिन्ना। तो ये सब जो है बिल्कुल अवसरवादी हैं, देश के दुश्मन हैं। और जब तक रहेंगे इस देश में हमारे देशवासियों को चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, नफरत जो है वो फैलती रहेगी। एक और जो है नुपुर शर्मा और जो है टी राजा सिंह, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद, तो दूसरी ओर जो है तौकीर रजा और जो है शफीकुर रहमान और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तो तीसरी ओर जो है वामन मेश्राम। इस देश में नफरत ये फैलाते रहेंगे। तो इसलिए इलाज जो है आप भारतीय भाई बहनों के हाथ में है, वो भी शांतिपूर्ण वाला, ईवीएम मशीन पर। जब आप इनको नष्ट में नाबूद करेंगे, शून्य करेंगे, वहीं से समाधान शुरू होगा, भारतीयता के आधार पर एक होकर के। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।